हेलो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि वेक्टर्स में हम लोग बहुत सारा वीडियो अभी रिकॉर्ड किए हैं, बहुत सारा वीडियो में हम पढ़ाए हैं। ठीक है ना। ये भी एक वीडियो है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे। पिछले हम लोग बात किए थे, जो प्रोजेक्शन पढ़ा रहे थे उसका हम लोग यूज कैसे करें। उसमें क्या था कि बहुत सारा फोर्सेस अगर काम कर रहा था, दो यूज हम बताए थे उसमें। एक यूज था कि इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स फोर्सेस। ठीक है ना। वेक्टर्स या फोर्स हम फोर्स लेके एग्जांपल बात किए थे, लेकिन किसी भी वेक्टर के लिए वैलिड होगा। दूसरा यूज था इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी दो तरह का सवाल था। ठीक है। टाइप 1 में था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कुलर पाथ, और टाइप 2 में था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हम अभी जो बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली हम पढ़ा क्या रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले इसमें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ये बात कर रहे थे, या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। इसका हम लोग यूज पढ़ रहे थे, यूजेज। तो यूजेज में पहला था इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। दूसरा था इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें दो तरह का प्रॉब्लम था, टाइप्स हम अलग लिखते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसमें दो तरह का था। क्या? इसमें एक था रिलेटेड टू सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे बात करेंगे। और दूसरा था रिलेटेड टू फाइंड the net displacement। इस वीडियो में हम लोग नाम लिए थे ABCD करके था। जैसे अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, ए थोड़ा सा मैंने जो था नाम कुछ याद इस तरह से होगा। ये था बीम। ठीक है। उसके बीम का ये था पहला 1 और ये था दूसरा। तो हम लोग जो अब बात करेंगे ये इसको बात करेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसमें था ये कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में लगा दो ये सब क्या, रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हम हेडिंग अब देते हैं इसमें, ठीक है ना, कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरा में लिखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब रही बात इसमें ये कि हम कैसे कैसे क्या बात करते हैं, ये देखेंगे। ठीक है। तो इसको सवाल बनाने के लिए हम लोग पहले सिंबल्स यूज लिखते हैं। अरे क्वेश्चन क्या कहेगा तो हम क्या समझेंगे, सिंबल्स यूज। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि कॉपी पे जब लिखेंगे तो देखो, ये इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर हो गया साउथ। तो पहला जो है सो या ए में लिख देते हैं ऐसे। ये नोटेशन है, माने ये कुछ इस तरह से आएगा
कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब बी में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्यू नॉर्थ, मान लो ड्यू नॉर्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ इधर हो जाएगा। या अगर हम कह दें कि लिखा हुआ है ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसे हो जाएगा ईस्ट की तरफ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, 10 मीटर, 2 मीटर, 8 मीटर ड्यू ईस्ट वगैरह वगैरह। तो एक तो ये हो गया। दूसरी में अगर हम बात करें, अगर कहीं पे सी में मान लो लिखा हुआ है इसे, सी में लिखा हुआ है मान लो ड्यू नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच का मतलब ये 45 डिग्री, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ऐसा अगर लिखा हुआ है कहीं। या मान लो लिखा हुआ है ड्यू साउथ वेस्ट, ड्यू साउथ वेस्ट, तो जरा सा देखो इसमें, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, यही था ना। तो साउथ वेस्ट का मतलब ये हो जाएगा 45। अगर मान लो सी बी में लिखा हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब ये होगा कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ हम 30 डिग्री की बात करेंगे। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ऐसे हो जाएगा लाइन, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। मतलब कहने के क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग किस तरह से बात करेंगे, हम ये बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो हम लोग ई में लिखें, ई में लिखेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसका ना ईस्ट से साउथ की तरफ। तो पहले हम इस पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। तो ईस्ट से साउथ की तरफ ये हो जाएगा 30 डिग्री, ऐसा, ठीक है। अगर मान लो एक नोटेशन ऐसा रहता है कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ऐसा लिखा रहता है, ये भी स्टाइल है लिखने का, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो अब अगर हम लिखें ये एन, ये ई, ऐसे तो बार बार इतना लिखना जरूरी नहीं है, समझ ही रहो एक बार रेफरेंस है। तो नॉर्थ से ये ईस्ट की तरफ ये 30 डिग्री, ऐसा हम समझते हैं कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज मान लो कि लिखा रहेगा तो उस हिसाब से हम ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब है क्या कि हम लोग सवाल कैसा रहता है और इस सवाल को हम बनाते कैसे हैं, तो हम उसके लिए अगर बात करना चाहें, ठीक ना, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, ए पार्टिकल starts moving, a particle starts moving from point P, and moves 10 meter due east, then 12 meter in the direction 30 degree north of east, and finally 8 meter in southeast, and reaches to point Q, Q, ठीक है।
find the displacement between points P and Q. Points P and Q. Let us see. क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट्स गोइंग फ्रॉम पॉइंट P and moves 10 meter due east, then 12 meter in the direction 30 degree north of east, and finally 8 meter in southeast, ठीक है, and reaches to point Q। मैंने साउथ ईस्ट पर चलने के बाद पॉइंट Q पे चला गया। तो कहता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है। सबसे पहले इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे ये कि पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम पहले 4 फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, मान लो यही ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ठीक है। अब रही बात कि हम लोग यहाँ पे एक डॉटेड इस रेफरेंस को हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। P पॉइंट से चलता है, कहता है कि P से चला, ठीक है। थोड़ा सा इसको पिक कर लो भाई, ठीक ना। ये P पॉइंट से यहाँ से चला, पहले किधर जाता है 10 मीटर ड्यू ईस्ट, तो हम 10 मीटर इसको ईस्ट की तरफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा लेंथ वगैरह का ध्यान रखेंगे। फिर हम यहाँ पे एक डॉटेड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद किधर गया 12 मीटर इन द 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, माने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ये 12 मीटर चला गया। ये 12 मीटर हो गया और ये 30 डिग्री, ये कह रहा है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हम लोग डॉटेड बात करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 8 मीटर साउथ ईस्ट, तो देखो साउथ ईस्ट का मतलब साउथ ईस्ट के बीच में, तो ये जो होगा सो 8 मीटर यहाँ पे 8 मीटर, और ये 45 डिग्री हो गया साउथ ईस्ट का मतलब बीचों बीच। इसका मतलब ये हो गया कि ये Q पॉइंट हो गया। अब कह रहा है कि P और Q के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए। मान लो कि तो इस थोड़ा सा यहाँ पे से फिगर आ गया, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लेना से, ठीक ना, ये ऐसे। अब कह रहा है कि इसको हम लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर अगर ड्रॉ हो गया तो फिर हम क्या करते हैं कि एक्सिस चाहे तो इस पर भी मान सकते हैं, और नहीं तो हम इधर एक्सिस मानते हैं, ये एक्स वाई मान लेते हैं कि ये R1 है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये R2 है और ये R3 है। इसका मतलब ये है कि अगर रिजल्टेंट चाहिए तो PQ बराबर हम लिखते हैं सो PQ जो डिस्प्लेसमेंट है, PQ बराबर हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 3 गो अच्छा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। अब देखो जरा सा कि x एक्सिस इधर हमारा था R1 बराबर 10i, तो हम लिखेंगे इसको R1 बराबर दिस इज 10i प्लस R2 बराबर लिखते हैं 12 cos 30i प्लस 12 cos 60j प्लस, ठीक है। R3 को जरा देखो, R3 देखो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसका x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको 8 cos 45 प्लस 8 cos 45i माइनस 8 cos 45j। हम ऐसे इसको थोड़ा सा cos लिख देते हैं, ये हो जाएगा cos। मैं cos थोड़ा अच्छे से लिख दिया यार। cos, चलो ठीक है। अब है क्या कि हम सभी i वाला सभी j वाला सबको रख लेंगे एक साथ, तो ये हो जाएगा और ये हो गया 6√3 प्लस 4√2, ये हो जाएगा i प्लस 6 माइनस 4√2
जी। 4√2 क्या, cos 45 1/√2 आता है, √2 से कट जाएगा तो ये 4√2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ये एक फाइनल कैलकुलेशन करके हम बताते हैं। तो 10 + 6 गुणे 1.732 4 गुणे 1.414 ये आए, प्लस 6 माइनस 4 गुणे 1.414 ये हो जाएगा जी। ठीक है, अब है क्या कि ये आएगा कितना, तो जरा सा देख लेते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। स्वाभाविक है कि हमको लगता है फोने से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करके हम बता देते हैं कितना आएगा। अब एक चीज जरा गौर से देखो, ये आ जाएगा 1.732 गुणे 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा दिस इज 10 + 10 आ गया 392 का मतलब 4 लिख लेते हैं, प्लस 5.1456 कुछ ऐसा है। ये आई प्लस ये आ जाएगा 6 माइनस 5.656 जी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सबको अगर हम जोड़ देंगे, भाई देखो कैलकुलेशन के लिए तो आप समझ ही रहे हो कि हमको थोड़ा सा सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें हम लिखेंगे +10 प्लस 5.656 तो 26.08 आ गया। दिस विल बी 26.08 प्लस इसमें से देखो जरा 6 में से हम घटा देते हैं, तो 6 में से घटाएंगे कितना 5. ठीक ना, तो इसमें से लिखते हैं 6 माइनस 5.656 0.33 ये आ जाएगा 0.33 जी। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो PQ का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो दिस विल बी ये हो जाएगा 26.08 का स्क्वायर प्लस 0.33 या 334 कुछ जो भी आएगा, ये 4 आता है, इसका स्क्वायर कैलकुलेशन आप कर सकते हो। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 26.019 मीटर। ये हम से अप्रोक्स बोल रहे हैं, हम इसका रूट नहीं निकाल रहे। इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया ये कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, अब क्या है कि हम इसको लिखेंगे ऑल्सो फॉर डायरेक्शन ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। माने नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर, अगर बात करेंगे तो हम लिखेंगे tan थीटा तो y तो 0.334 बाय देखो 26.08 तो ये आ जाएगा 26.08। ठीक है, इसका मतलब थीटा बराबर दिस इंप्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स 0.334 बाय 26 जो भी वैल्यू आएगा 8। अब देखो एक चीज की x भी इसमें देखो गौर से, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेट डिस्प्लेसमेंट है। मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिख दें तो PQ अगर हम लोग इस तरह से कुछ बात करें, ये P था, ये थीटा है, इधर है ईस्ट, इधर है नॉर्थ, तो जो भी हम लिखते हैं तो आंसर जो लिखने का स्टाइल होगा लेकिन सो द नेट डिस्प्लेसमेंट इज net displacement is 26.019 meter in the direction theta degree north of east। क्योंकि देखो ये हम ईस्ट से मेजर किए हुए हैं, हम लोग नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये थीटा का वैल्यू जो भी आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल या tan इनवर्स हम इतना ही इस हिसाब से लिख सकते हैं। माने मेरा कहने का सेंस ये है कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दें, बाकी हम प्रोजेक्शन बता देंगे कि किस तरह से लिखते हैं और उसको उस हिसाब से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, मतलब साफ सुथरा इसमें यह है कि इसमें 3 डिस्प्लेसमेंट था। ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन में 4 हो 5 हो, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। ठीक है,
तो उसमें जितना भी लंबा होगा उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 2, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट of the particle, displacement of the particle if it has, मान लो if it has 10 meter due north, B में 8 meter in the direction of 60 degree north of west, ठीक है। C में 6 meter in south या in northeast, 6 meter in the direction of northeast, and finally C will leave it, and finally ठीक ना, लिखेंगे 12 meter ड्यू ईस्ट। मान लो अब यह है कि इसमें जो है सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, माने 4 डिस्प्लेसमेंट है दिखाई दे रहा है, बहुत लफड़ा नहीं है इसमें। हम लोग जो रेफरेंस लाइन माने हैं उस रेफरेंस लाइन को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मान लो कि यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, लेटर से हम पी बोल देते अपने तरफ से। पहले किधर गया? 10 मीटर नॉर्थ गया। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे कर लेते तो अच्छा लगेगा, जगह थोड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ से मान लेते कुछ इस तरह से ये स्टार्ट हुआ, तो 10 मीटर ये नॉर्थ है, ठीक है। ये 10 मीटर, नो प्रॉब्लम। फिर जो है सो ये यहाँ से 8 मीटर या 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट माने इधर से ये जो है सो 8 मीटर ऐसे आया, 8 मीटर, ठीक है। कुछ इसको हम ऐसे डॉटेड डॉटेड फिर करेंगे। उसके बाद किधर गया? 6 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो गड़बड़ा गया यार। 6 मीटर साउथ वेस्ट कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं, और क्या, इसको साउथ वेस्ट कर देते हैं, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो 6 मीटर ये साउथ वेस्ट आ गया, माने ये आ गया 60 डिग्री था, ये आ गया 40 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर जो कह रहा है, एक रहा है 12 मीटर ड्यू ईस्ट। 12 मीटर ड्यू ईस्ट, मान लो ये 12 मीटर। इसका मतलब फाइनली जो आ गया 10 मीटर, अगर इधर दिखाना चाहे 10 मीटर, तो ये क्यू पॉइंट हो गया। मान लो इसका नाम पी दे रहे हैं, हम इसका नाम क्यू दे रहे हैं। तो हमारा जो है सो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट नेट आ गया। हेड टेल नियम से आप जानते हो कि इसके हेड पे इसका टेल है, इसके हेड पे इसका टेल है, इसके हेड पे इसका टेल है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लो ये R1, इसको हम R2 बोल देते हैं, ये R3 और ये R4, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, displacement of the particle is डेल्टा आर हम लिखना चाहें या पी क्यू लिखना चाहें, लेट अस, ये हो जाएगा दिस इज R1 प्लस R2 प्लस
R3 प्लस R4 4 है, तो हम कुछ ऐसा लिख देंगे, ठीक है। और फिर फोटो यहाँ बनाना थोड़ा कठिन है, ठीक है। बाकी ये है कि अगर हम इसमें एक्सिस ऐसे मान लेते हैं, ये x हो जाएगा, ये y। अब सबको हम लिखते हैं, देखो R1 जो है सो y की तरफ है, तो 10j लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे दिस इज 10j प्लस, अब R2 को जरा गौर से देखो, R2 क्या है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव x निगेटिव, 8 है, 60 डिग्री का एंगल है, तो लिखेंगे -8 cos 60 I प्लस 8 cos 30 G प्लस, अगर हम बात करना चाहें देखो R3 के लिए, तो R3 जो हो जाएगा सो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में दोनों निगेटिव 6 है और 45 डिग्री है, तो हम लिखेंगे -6 cos 45 डिग्री I -6 cos 45 डिग्री G, ठीक है। और उसके बाद प्लस, देखो ये R4 जो है सो 12I हो जाएगा, दिस इज 12I, क्योंकि x के पैरेलल है या x डायरेक्शन में, तो हम सारे वेक्टर्स को हम ऐसे लिख देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि सभी I वाला और सभी J वाला एक साथ हम लोग जोड़ लेंगे, तो सभी I वाला और सभी J वाला अगर जोड़ेंगे तो जब देखो I वाला लिखते हैं तो 12 ये आ गया, -4 -3√2 ये I आ गया। J के लिए जोड़ेंगे 10 प्लस 4√3, यहाँ से ये √3/2 आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल, -3√2 और ये हो जाएगा G। मतलब कहने का सिंपल मतलब ये हो गया कि अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 - 3 गुने 1.414 I प्लस ये आ जाएगा कितना, 10 प्लस 4 गुने 1.732 माइनस 3 इंटू 1.414 और G, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर लिखते हैं इसको जरा गौर से देखो, तो ये आ जाएगा कितना, फिर वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हम भाई मोबाइल से कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी तो आप कर सकते हो खुद भी। ये हो गया 1.414 गुने 3 माइनस 8 3.758, ये आ जाएगा 3.758 प्लस ये आ जाएगा कितना आ जाएगा सर, वो देखो, तो ये आ जाएगा +10 अगर कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा, 4 इंटू 1.732 प्लस 42 4.242, सॉरी ये आ गया 42.42, अच्छा गलती आ गया, ये आ जाएगा -2.66 प्लस 12.686, ये आ जाएगा दिस इज 12.686। अब अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखते हैं, सो द magnitude of displacement डेल्टा आर कर दें या पी क्यू, जो भी नाम देना चाहो भाई, डिस्प्लेसमेंट पी क्यू का मोड, तो दिस विल हैव द वैल्यू, ये आ जाएगा 3.758 का स्क्वायर प्लस 12.686 प्लस 12.686 का स्क्वायर। अब इसको जो है सो फिर हम लिख देंगे, एंड फॉर डायरेक्शन
इसको निकाल ही देते हैं, थोड़ा सा टाइम तो अलग लग रहा है, लेकिन ये सब टाइम वेस्ट करना बेकार है बोर्ड पे, ठीक है ना। एनीवे हम एक बार देख लेते हैं, ये आ जाएगा गुने 12.6 तो ये आ जाएगा 160, ये रूट में आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 198 और ये आ जाएगा दिस इज 3.758 ये आ जाएगा 7.516 ठीक है, प्लस 160.98. This will have the value root under 168.49 और इसका हम अगर मान निकालते हैं वन 168.49 ये आ जाएगा दिस इज 12.98 मीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं tan थीटा तो y बाई एक्स 160.98 बाई 7 पॉइंट सॉरी डायरेक्ट आएगा ना, ये हम लिखेंगे 12.686 बाई 3.75, ठीक है। तो अब इसको अगर हम निकालते हैं तो जरा सा देख लो, 12.686 divided by 3.758. This is 3.37. थीटा बराबर लिखेंगे सिंपल कि tan इनवर्स 3.37। तो आंसर लिखेंगे कि देखो आप x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्लियर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है, डेल्टा आर या पी क्यू जो लिखना चाहो पी क्यू और ये थीटा एंगल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो द नेट डिस्प्लेसमेंट is 12.98 meter in the direction theta degree north of east। क्यों? ये ईस्ट लाइन है और ये नॉर्थ है, साथ में ये y भी है और ये x भी है। तो हम समझते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन का भी ये कंप्लीट आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम अगर और करना चाहें, मतलब इसमें इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, वेराइटीज अलग अलग होगा। तो वेराइटीज अलग अलग होगा तो हम ऐसा करते हैं कि एक वीडियो डेडिकेटेड सिर्फ दे देते हैं इस पर, जो 3-4 वो क्वेश्चन में थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लंबा हो जाएगा तो इट्स बेटर, या नहीं तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 3, a golfer can take golf खेलने वाला golfer can take his ball into the hole in 3 different strokes, 4 भी लिख सकते हैं यार, नो प्रॉब्लम। डिफरेंट strokes. The first stroke is 10 meter in the direction northwest. The second stroke is
The second stroke is 8 meter due south, and an unknown third stroke. The same ball can get into the hole. The same ball can get into the hole. और उसी बॉल को होल in a single stroke of 20 meter in the direction 60 degree south of west. ठीक है, find the unknown stroke. मान लो एक सवाल है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या दिक्कत इसमें होती, क्या दिक्कत है कि इस पेज पे मान लो कि सवाल है और अगला पेज पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, हम इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है। या हम फोटो यहाँ पे कोशिश करते हैं, अगर फोटो यहाँ बन जाए तो बड़ा अच्छा है, सॉल्यूशन लिख देंगे सॉल्यूशन में। फिर हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस का मतलब हो गया ये ईस्ट वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ठीक है। अब है क्या कि अगर इसी चीज को हम मान लो कि फिर ड्रॉ करते हैं तो जरा गौर से देखो कि कहाँ कहाँ गया। पहला अगर हम लोग मान लो कुछ इस तरह से बात करना चाहें, पहला स्ट्रोक जो है किधर गया, 10 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ पहला जो गया उसको नॉर्थ वेस्ट, अच्छा क्वेश्चन इसमें कर दो कि साउथ ईस्ट का, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, तो फिर साउथ ईस्ट, ठीक है। देखो सवाल तुम खुद ही बना सकते हो, माने हमारा ये कहने का मतलब कि सवाल किताब से तो लेकर के बनाओगे ही, चाहे जिस किताब से बनाना चाहो बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि सवाल में जो चेंज हो रहा है वो तो खुद भी कर सकते हो। तो साउथ ईस्ट हो गया ये 10 मीटर। देखो थोड़ा सा इसको बिटाना पड़ेगा, इधर बनाते हैं, ठीक ना, तो मालूम नहीं कितना चला जाएगा। से पूरा फुल बोर्ड होता तो ठीक था, या बाय द वे हम इधर बना देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे डॉटेड ये जो है सो 10 मीटर साउथ ईस्ट आ गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो साउथ ईस्ट का मतलब बीचों बीच आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 8 मीटर ड्यू साउथ, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि कुछ ऐसा करो, 8 मीटर ये साउथ आ गया, ये 8 मीटर हो गया। फिर यहाँ से हम लोग डॉटेड करते हैं। अब मामला ये है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसी बॉल को द सेम बॉल कैन गेट इनटू द होल इन ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ 20 मीटर इन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। एक इसी बॉल को एक ही स्ट्रोक में साउथ ऑफ वेस्ट माने क्या हो गया, ये हो गया साउथ, ये वेस्ट हो गया, तो 60 डिग्री मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग बात करना चाहें तो इधर से 60 डिग्री, ये 20 मीटर जो है ये 60 डिग्री एक ही स्ट्रोक में, मतलब होल यहाँ पे है, अगर इसे समझो तो ये होल यहाँ है, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो है सो बॉल को ऐसे मारना पड़ेगा ऐसे, और ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड स्ट्रोक। हम इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं। थोड़ा और बड़ा होता तो थोड़ा अच्छे से आ जाता। और ये फाइनल रिजल्टेंट आ रहे। हेड टेल नियम से आप देखोगे तो इसके पॉलीगॉन मेथड में इसका हेड पे इसका टेल है, इसके हेड पे इसका टेल है, तो तीनों मिला के रिजल्टेंट ये है। तो हम यहाँ से लिखते हैं दिस इंप्लाइज R बराबर लिखेंगे दिस R1 प्लस
R2 प्लस R3, मान लो हम इसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि R1 जो है आप एक्सिस मान लो, अगर एक्सिस चाहो तो इसमें मान लो, अन्यथा अलग से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये एक्स ये वाई, ठीक है। अब ये जो है सो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -20 cos 60 I -20 cos 30 J। प्रोजेक्शन हम बात कर चुके हैं, प्रोजेक्शन 30 J बराबर, ठीक है। अब R1 के लिए लिखेंगे तो 10 cos 45 I -10 cos 45 J। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x निगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव और y निगेटिव, -8J, ये तो डायरेक्ट y एक्सिस के उल्टा है, और प्लस R3 हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ से प्लस R3 लिख देंगे। अब R3 को अगर हम इधर लाते हैं तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज कि R3 बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा -10, ठीक है। और -10 अगर हम लोग इसको देखो कैलकुलेशन अगर कर लें तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -5√2, ये आई के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए फिर अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस -10√3, जे वाला एक साथ 10√3 प्लस 5√2, ठीक है, प्लस 5√2 और प्लस 8, ये हो जाएगा जी। इसमें हम ऐसे लिख सकते, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया -10 -5 1.414 I प्लस ये हो जाएगा -7.32 प्लस 5 गुने 1.414 प्लस 8, और ये हो जाएगा जी, ठीक है। This again implies ये आ जाए कितना 14×70 7.07, तो -17.07 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 8 गया तो कितना आ जाएगा, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर हम करके देखें इसमें तो कैलकुलेशन से आ जाएगा कितना है, देखो 1.414 गुना 5, ठीक है, 7.07 प्लस 8 -17.32 2.25, ये आ जाएगा -2.25 जी। अब देखो इसमें गौर से दोनों x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, इसका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा जो कि एक अप्रोक्सीमेट आया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा ठीक से बनाना चाहो इस फिगर को तो हम थोड़ा अच्छे से इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे देखो कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा, ये होल हो जाएगा, और यहाँ से ये जो है सो नेट ऐसे मिलेंगे, ये हो गया R3, ये एंगल जो है सो थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड अगर R3 का लिखेंगे तो स्वाभाविक है ये आ जाएगा 17.07 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर समझ रहे हो 2.25 का स्क्वायर, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 2.25 माइनस 17.07 माइनस नॉट, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2.25 बाई 17.07। अब एक चीज है तो गौर से देखो, ऐसे हम आंसर नहीं लिख सकते। आंसर कैसे लिखेंगे, तो जिस लैंग्वेज जिस स्टाइल में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी स्टाइल में आंसर लिखेंगे। तो आंसर क्या, जैसे थीटा है तो देखो गौर से कि इधर हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, तो हम लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे इसमें, माने यहाँ हम लिख देते हैं इसको कि थीटा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गया।
अब मैग्नीट्यूड जब निकाल देंगे वहां से तो मीटर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे तो इस पर अभी क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। बाकी डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो तरीका है ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रोजेक्शन पढ़ाए हैं वेक्टर में, या कंपोनेंट रिजोल्यूशन जो भी है, मतलब वो पढ़ाए हैं, उसको अगर समझ में आता है तो आप नेट डिस्प्लेसमेंट। अब इसी में है कि हम लोग जो है सो बीच में वो गायब था। इससे पहले वाला सवाल में क्या था कि 3 को 4 को दिया हुआ था, तो ये 6 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, 8 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, किसी भी तरह का ये क्वेश्चन इसमें हो सकता है। हम एक वीडियो इस पर, इसके अगला वीडियो हम इसी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें 3 डायमेंशन का भी हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे कि इधर 2 डायमेंशन का दिखाई दे रहा है एक सर्वाई में, तो 3 डायमेंशन का हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, होप कि समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।